नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं राजनीति। कोरोना काल में बहुत कुछ बदल गया है, सिर्फ देश में नहीं, प्रदेश में नहीं, पूरी दुनिया में बहुत कुछ बदल रहा है और बहुत कुछ बदल सकता है। ज्यादातर बदलाव निराशा ही पैदा कर रहे हैं और बहुत सारे लोग निराशा में ही जी रहे हैं। और इन निराश लोगों में एक बड़ा वर्ग है बेरोजगार युवाओं का। कईयों की दास्तां बहुत दर्द भरी है, जिनको देखकर आपके मन में भी करुणा और सहानुभूति के भाव ही पैदा होंगे और कुछ नहीं। और आज हम ऐसी ही तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं, ऐसी ही बातें आपको सुनवाने जा रहे हैं। और इससे पहले कि वो तस्वीरें और बयान हम आपको दिखाएं, शिक्षित बेरोजगारों की बदहाली पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े मेहमानों से सबसे पहले आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़े हुए इस बहुत गंभीर, बहुत संवेदनशील, आम लोगों के सरोकार के मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला, समाजवादी पार्टी के नेता और उनके एमएलसी डॉक्टर राजपाल कश्यप, कांग्रेस नेता पूर्व एमपी वाराणसी से राजेश मिश्रा, पूर्व आईएएस अधिकारी आरएस वर्मा और हमारे साथ जुड़ेंगी सामाजिक कार्यकर्ता प्रियंका राणा। आप सभी का बहुत स्वागत हमारी इस चर्चा में, एबीपी गंगा पर राजनीति में। अब आप मेरठ और वाराणसी से मिली हमें आज की ये दो तस्वीरें देखिए, आप देख पाएंगे स्क्रीन पर। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये देखिए आप। पहली तस्वीर मेरठ की तस्वीर है। फावड़े चलाते ये युवक मेरठ में मनरेगा के तहत मजदूरी मांगने गए बीडीओ के पास, ग्राम प्रधान के पास, और उन्हें यह काम मिला। क्योंकि इनके पास, ये मेरठ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, इनके पास आजीविका के लिए कोई विकल्प बचा नहीं था इन ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोगों के पास। अब आप वाराणसी की तस्वीरें देखेंगे, यहां भी वही हाल। फर्क करना मुश्किल है मेरठ और वाराणसी का। आप इनकी डिग्रियां जानकर, देखकर हैरान रह जाएंगे और इनकी परेशानी जानकर आप चौंक जाएंगे। सर मैं बीए कर रहा हूं और उसके बाद 6 महीने कोर्स किए हैं चांदमारी से, दीनदयाल गवर्नमेंट जनरल कौशल योजना से। सर मैंने ग्रेजुएशन प्लस बीएड किया है और एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का मैंने कोर्स किया था कंप्यूटर में, और कहीं सिलेक्शन हुआ नहीं थी, इस वजह से मजबूरी में मुझे बाहर जाना पड़ा। सर मैं एमएससी केमिस्ट्री से सर बीएड भी किया हूँ सर, मनरेगा में काम कर रहा हूँ सर। क्योंकि मैं पढ़ रहा था, मैं सरकारी नौकरी के उसमें था चक्कर में, तो मैंने सुना कि ये मनरेगा के कार्ड वगैरह बनते हैं, तो मैंने अब की साल बनवाया। हालांकि पिछली साल इसमें जो हमारी पर डे की जो पैसे पर डे मिलते थे वो 181 रुपये मिलते थे, लेकिन अब के 201 रुपये मिल रहे हैं। तो हालांकि घर का खर्चा चल जाता, मुझे सही है, अपना कर रहे हैं इतना। सर मैं नोएडा में जॉब कर रहा था सर, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वहाँ परेशानी हुई, इसलिए मुझे घर पे आना पड़ा। सर पिछले साल जो हमने चेक किया मनरेगा इंटरनेट पर, तो वो 181 रुपये थी, और अब 201 रुपये मोदी सरकार ने इसमें 20 रुपये बढ़ोतरी की है सर। कोई एडवांस डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस में, किसी ने एमएससी केमिस्ट्री में की हुई है, कोई एमए है, किसी ने कोई और डिप्लोमा साथ में लिया हुआ है, किसी ने प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है। और ये कर क्या रहे हैं आखिर में? ये फावड़े चला रहे हैं, ये खेत कोड़ रहे हैं, ये गड्ढे खोद रहे हैं, ये सड़कें बनाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए इन्होंने ये प्रोफेशनल कोर्सेज किए थे। यही है रोजगार की नीति सरकार की। आइए बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला। सबसे पहले प्रश्न करेंगे मनीष भाई, मुझे अच्छे से याद है और हम सबको याद है, जब कोरोना काल शुरू हुआ था, कोरोना क्राइसिस शुरू हुई थी, तो उस वक्त बहुत सारे लोग को वापस लौटना पड़ रहा था। उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो छोटी मोटी नौकरी कर रहे थे, किसी के वहाँ कंप्यूटर की नौकरी कर रहे थे, कोई कहीं पढ़ा रहा था या कोई और कोर्स कर रहा था, साथ में कोई नौकरी कर रहा था, लेकिन फावड़ा नहीं चला रहा था, गड्ढा नहीं खोद रहा था, वो आके कर रहा है। और दो तस्वीरें, ये सब गवाही आपने देख ली। ऐसा क्यों है? देखिए राजेंद्र जी, आपने अपने कार्यक्रम में जो बाइक दिखाई है जी, उसमें जिन नौजवानों को आपने दिखाया, उन्होंने अपनी डिग्री भी बताई और अभी वो टेम्परेरी रूप से इसको करने के लिए क्यों बाध्य है, उसका कारण भी उन लोगों ने बताया। हमारी सरकार 19 मार्च 2017 को बनी जी। अगर हम मोटा अगर हम आपको एक दो चीज बताना चाहते हैं कि सरकारी नौकरियां और कैसे प्राइवेट सेक्टर में सृजित हो, उसमें हम लोगों ने कहाँ काम किए थे। और कोविड के दौरान जो श्रमिक कामगार या नौजवान वापस आया है, उसके लिए हमने क्या किया है वो हम 2-3 लाइनें में बता देते हैं। देखिए, बेसिक शिक्षा में हमने 68,500 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की हमारी सरकार आने के बाद, जो 10 साल से चल रही थी। 69,000 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति अंतिम चरण में है।
सुप्रीम कोर्ट में हम लोग हमारी सरकार गई है ऑर्डर को मॉडिफाइड करने के लिए। सिपाहियों की 1,37,000 भर्ती हम कर चुके हैं। साथ ही साथ बेसिक शिक्षा में 12,460 की एक स्लॉट और हम लोगों ने नौकरियों की दिया था, शुरू में सबसे पहले दिया था। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से करीब 17,000 नौकरी हमारी सरकार दे चुकी है। यूपीएससी से 2291 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों में, 10,768 पद एलटी ग्रेड में और 25,000 पद प्रवक्ता, सहायक अध्यापक, प्रधानाचार्य का माध्यमिक शिक्षा से अधियाचन के लिए निदेशालय में जाया जा चुका है। ये कुछ सरकारी नौकरियों को मैंने आंकड़ा दिया जो 3 साल में हमने दिया है, और सारी नौकरियों में कोई न कोई बड़े पेच भी थे, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार आई तो बहुत ही ईमानदारी से माना गया कि जो हमारे यहाँ स्किल है, जो हमारे यहाँ नौजवान है, अगर उसको उत्तर प्रदेश में नौकरी देनी है तो सरकारी नौकरी के अतिरिक्त कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियों का सृजन करना होगा। 2018 में 2019 में हमने इन्वेस्टर समिट कराया। हमने डिफेंस कॉरिडोर की योजना उत्तर प्रदेश में लेकर हम आए, प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था। हाँ। डिफेंस एक्सपो का किया। और अभी जब कोविड की ये महामारी आई और बड़ी मात्रा में लोग वापस आ रहे थे, तो हमारी सरकार ने स्किल मैपिंग की व्यवस्था की। करीब 33,92,000 लोगों का स्किल मैपिंग करके उनके डेटा एकत्रित किए गए हैं। हाँ। कि सबको उनकी मेधा के अनुसार नौकरी उत्तर प्रदेश में मुहैया हो। तो देखिए, सरकार अवेयर भी है, सरकार चिंतित भी है, सरकार को समस्या का पता भी है। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट लेकर आए जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार डेवलप हो और कृषि आधारित और सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने भी और प्रदेश सरकार ने भी, आपको याद होगा कि केंद्र सरकार ने जैसे ही एमएसएमई को पैसा अलॉट किया, 12 घंटे के अंदर हमने 1,000 करोड़ रुपया तुरंत बांटे थे। आपको याद होगा, तत्काल 12 घंटे में बांटे, जिससे रोजगार का सृजन हो। तो सरकार लगातार कदम उठा रही है इस पे, और हमको लगता है कि टेम्परेरी फेज है और पूरे विश्व में इस तरह की समस्या है जो उत्तर प्रदेश या देश। क्या पूरे विश्व में जो बेरोजगार हुए वो फावड़ा चला रहे हैं क्या इतनी बड़ी डिग्रियां लेके? मनीष भाई, नहीं, हम देखिए राजेंद्र जी, मैं इसको जस्टिफाई या डिफेंस या विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा कि आपकी बाइट में हूँ, नौजवानों ने बताया कि किन परिस्थितियों में उनको ये करना पड़ा। नहीं, बात ठीक है आपकी। दूसरी बात राजेंद्र जी, किसी को इसलिए नहीं रोका जा सकता कि भैया आप एमएससी हो, आप कंप्यूटर की हो, तो आप, ये बात भी ठीक है आपकी। ऐसा बात तो हम लगा लेंगे। मनीष भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसके लिए आप रोक नहीं सकते हैं। आप उनको कोई बेहतर विकल्प दे सकते हैं, लेकिन रोक नहीं सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल, उसको बेहतर विकल्प देने के तमाम योजनाओं की। और मैं आपके पक्ष में एक बात और कह दूं, तब मैं जाऊं डॉक्टर राजपाल कश्यप के पास। पक्ष में जरूर कह रहा हूं, लेकिन यह दृश्य मुझे बहुत विचलित कर रहा है और मुझे यकीन है कि आपको भी कर रहा होगा। पक्ष की बात यह है, मेरठ में इन बेरोजगारों में से डॉक्टर राजपाल कश्यप कुछ ने कहा कि पहले मनरेगा में उनको 180 रुपए मिलते थे, मोदी सरकार के आने के बाद अब 201 रुपया बढ़ला। नहीं, कोविड के समय में भी बढ़ाया गया, तुरंत कोविड के पहले बढ़ाया। डॉक्टर राजपाल कश्यप, ये बात मैं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोनों पक्ष आपके सामने हैं निरपेक्ष रूप से। आप होते तो कैसे स्थितियां बदल लेते, दर्शकों को यह बताइए। देखिए राजन जी, आपने बहुत अच्छा विषय चयनित किया है। वर्तमान में वास्तव में जो पढ़े लिखे बेरोजगार है, शिक्षित, बीए, एमए, पीएचडी, और जिनके माँ बाप ने खेती किसानी करके या मिडिल क्लास की नौकरी करके बच्चों को पढ़ाया, लाखों रुपए खर्च किए, आज उनको उनके गांव में ही फावड़ा चलाना पड़ रहा है। और बहुत से लोगों को तो फावड़ा चलाने का भी मौका नहीं मिल पा रहा। कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली, कितने नौजवानों ने, कितने शिक्षित बेरोजगार आज पूरा परिवार आत्महत्या कर लिया है। और मनरेगा में भी कितना भ्रष्टाचार इस सरकार में है, कितनी जगह हत्याएं हो गई भ्रष्टाचार को लेके। और ये भर्ती की बात करते हैं तो इनके जमाने में भर्तियां कैसे हुई हैं आपने देखा होगा। जो डिग्री जो लड़की शुक्ला जिसके कागज 25 जगह लग के नौकरियां लोग कर रहे थे, ऐसा भ्रष्टाचार व्याप्त है। अरे तो इनके टाइम में थोड़े हुआ है डॉक्टर कश्यप,
देखिए सारे डॉक्टर पेपर कश्यप, चौराहों पे लूटे गए। डॉक्टर कश्यप, वो नहीं, नौकरी नहीं, इनके नहीं। समय थोड़े मिली थी, वो नौकरी तो पता नहीं कब मिली थी, उसमें आपकी सरकार थी, बीएसपी की सरकार थी, ये तो अभी 2017 में सत्ता में आए हैं। ये बात सही है? नहीं डॉक्टर कश्यप, ये बात सही है? ये सब भ्रष्टाचार। मेरी बात सुन लीजिए, बात को भटकना नहीं है, समय कम है, इसलिए बहुत कॉन्क्रीट बात करनी है, बहुत ठोस बात करनी है। मैंने उनसे भी बहुत कठिन प्रश्न पूछे। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि इस महामारी, इस संकट के समय में अगर ये बेरोजगारी पैदा हुई है तो आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है? अगर आपके पास सत्ता होती तो आप ये स्थिति कैसे बदल देते और ये तस्वीर ना दिखती? डॉक्टर कश्यप, देखिए, हमारी शासनकाल में माननीय अखिलेश यादव जी ने, आज ये टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी ने नौजवानों को उस समय लैपटॉप बांट दिया था, बेरोजगारी भत्ता दे रहे थे नौजवानों को, अपमानित नहीं कर रहे थे। जिन लोगों को नौकरी नहीं दे पाए थे, बेरोजगारी भत्ता दे रहे थे। 5 लाख सरकारी नौकरियां दी थी, HCL जैसी कंपनियां लगा दी, सैमसंग जैसी कंपनियां लगा दी, मेट्रो ला दिया, कितने हॉस्पिटल खोल दिए, फैक्ट्रियां लगा दी, एक्सप्रेस वे बना दिया। इन्होंने तो वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देने का, ये क्या 5 बरस में तो 10 करोड़ नौकरियां हो जानी। जब इनके ये तर्क आपका ठीक नेताओं है, की सोच वादा क्या था और हुआ क्या है, ये तर्क तुलना ठीक है आपकी। डॉक्टर कश्यप, पकौड़ा तलना भी तो रोजगार है, पकौड़ा तलना भी तो रोजगार है, ये कहते थे। और इनके मुख्यमंत्री कहते थे कि योग्य लोग ही नहीं मिल रहे उत्तर प्रदेश में, और मुख्यमंत्री जी कहते ये आंकड़ों में और झूठे तथ्य प्रस्तुत करने में ये बीजेपी सरकार आगे है, और जमीनी हकीकत कुछ नहीं। जमीनी हकीकत आपने दिखाई कि लोग फावड़ा चला रहे हैं, पीएचडी, उनके परिवारों से पूछो, उन गरीब लोगों से पूछो जिन्होंने लाखों रुपए। अच्छा, तो उनमें से तो कई कह रहे हैं कि हमको तो पहले 180 रुपए मिलते थे, अब 201 रुपया मिल रहा है। डॉक्टर कश्यप, अरे मजबूरी में क्या करें, ये तो ऐसा तड़पाएंगे कि रोटी भी मिलेगी, खाने को भी। जो हिटलर नहीं कहते थे कि खाना भी मिले तो उसको भी एहसान बताएंगे। आज देश कहां, हमको ये कोरोना की आड़ में, कोरोना से पहले क्या कर रहे थे नौजवानों के लिए, क्या खिलवाड़ कर रहे थे, कहीं रोजगार दे पाए थे? उसके पहले भी बेरोजगारी काफी थी। ठीक बात, ये बात ठीक है आपकी डॉक्टर कश्यप, आंकड़े हैं। हाँ ठीक बात। और इन्होंने और जो स्किल डेवलपमेंट करके जिन छात्रों को कह रहे थे नौकरी देंगे, वो भी सब मारे मारे इनके शासनकाल में घूम रहे थे। माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में नौजवानों को दिशा दी थी। आज नौजवान याद करते हैं। अरे तो इतनी दिशा दी थी तो ये हालत खड़ी है। अरे अगर डॉक्टर कश्यप, अब देखिए फिर तर्क उलट गया। यहां तक तो आपकी बात ठीक थी कि बेरोजगारी पहले भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन बेरोजगारी इन्होंने इनहेरिट भी तो की है। 5 साल तो आपकी सरकार थी और उसके पहले के 5 साल के पहले के 5 साल आपकी सरकार थी, तो इनहेरिट भी तो किया इन्होंने। मेरा कहना है कि सरकार नहीं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो नौकरियों से निकाला है। अच्छा। 2 करोड़ लोग प्रत्येक निकाले गए हैं। ये ऑब्जेक्शन करते थे। मनीष भाई जवाब देंगे इसका। कितने लोगों की छटनी की गई है। ठीक राजेश मिश्रा जी, हाँ ठीक ये बात, नीतियों ने, चाहे नोटबंदी हो, चाहे नोटबंदी हो, उससे कितने लोग बेरोजगार हुए। नोटेड डॉक्टर कश्यप, नोटेड, पॉइंट नोटेड। जितने भी सरकारी सेक्टर है सब प्राइवेट में दिए दे रहे हैं, प्राइवेट कंपनियों को दिए दे रहे हैं। पॉइंट नोटेड, खून चूस रहे हैं नौजवानों का। पॉइंट नोटेड। राजेश मिश्रा जी, महामारी की वजह से जो स्थिति है हमने एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में सबके सामने रख दी है। ब्लैक एंड व्हाइट में, प्लेन ट्रुथ जिसे कहते हैं, सपाट सत्य है वो, और उसका तर्क आपने सुन लिया। इस तर्क से आप सहमत हैं? जी देखिए राजेंद्र भाई, एक तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आज आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट लाया है और इस सब्जेक्ट को हर व्यक्ति जानना चाहेगा, सुनना चाहेगा। मनरेगा पे जब हम बात करते हैं तो हमें याद आता है कि यूपीए की सरकार में मैं खुद उस समय पार्लियामेंट के अंदर था और यूपीए की सरकार जब मनरेगा लाई थी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग पार्लियामेंट के अंदर विलाप कर रहे थे जब ये कहा गया कि दुनिया की सबसे बड़ी सोशल सेक्टर की ये योजना है सरकार की। तो भाजपा के लोगों ने कहा कि 70 साल का कांग्रेस का ये महापाप है और 70 साल बाद कांग्रेस गड्ढा खुदवा रही है। अभी मैं भाजपा के माननीय प्रवक्ता जी का वक्तव्य सुन रहा था। जब से इनकी सरकार आई है और इनकी सरकार के पहले भी उत्तर प्रदेश में जितनी सरकारी नौकरियां निकल रही हैं, आप देखते होंगे लड़के फार्म भर रहे हैं, फार्म भर के परीक्षा देते हैं और किसी न किसी बहाने वो कोर्ट में जाके उसका रिजल्ट रोक दिया जाता है। लेकिन मिश्रा जी, वो खाली इनकी सरकार में नहीं, पिछली सरकारों में भी हो रहा है। मुझे तो ये लगता है कि
मैंने कहा है, मैंने कहा कि पिछली सरकार में भी हुआ था और मैंने ये इसको खुद भी कहा है। और मैं ये कह रहा हूं कि मुझे ये लगता है कि सरकारों की मंशा ये है कि नियुक्तियां किसी की ना हो पावे और जो फॉर्म भरा जाता है और जो उस पर ड्राफ्ट लगता है उसका पैसा सरकार के खजाने में चला हुए, सरकार की आमदनी बढ़ती जाए और किसी को नौकरी न मिले। ये जानबूझ के कोर्ट में इस तरह की चीजों को फंसाया जाता है। अब जब अभी आप मनरेगा पे बात कर रहे हैं कि मजदूर जो लड़के काम कर रहे हैं, ये लड़के टेक्निकल जो है इनके पास टेक्निकल डिग्रियां हैं, तमाम सारी लड़के प्रोफेशनल कोर्सेज, बिल्कुल प्रोफेशनल डिग्रियां हैं, एमए हैं, और वो मनरेगा पे काम कर जी वो बीए पे काम कर रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था वो बात कर रहे थे रोजगार की। 40 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगार कोरोना पीरियड के पहले ही आ गया था। 40 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कोरोना के पीरियड के पहले थी और कोरोना के बाद ये प्रतिशत और ज्यादा बढ़ गया। अभी आपकी टीम ने आज बनारस में जो सर्वे किया है, मैं आपकी टीम को, सारी टीम को बधाई देना चाहूंगा। इन्होंने निकाला है कि 30% टेक्निकल एजुकेशन के लोग मनरेगा में 201 रुपए पे काम कर रहे हैं। 30% लोग बनारस के अंदर, और वो आज वो रो रहे थे आपकी टीम के सामने में, वो बच्चे रो रहे थे कि हम एमए की डिग्री लिए हैं, हमने डिप्लोमा किया है, हम बीटेक किए हैं और हम 201 रुपए पे काम कर रहे हैं और उसके बावजूद सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आपकी पहले थी, कोरोना के बाद वो बेरोजगारी बढ़ गई। आ गई बात आपकी सर। और आप यदि आपको इनको स्किल डेवलपमेंट, हम एक सेकंड, आप स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिले में लोकल स्तर पे आप देखेंगे तो वहां का कोई न कोई ऐसा जो है सामान है जिसको लोग पहले जिस पे काम करते थे उस काम से उनको रोजगार मिलता था और वो मार्केट में लोग बेचते थे। बनारस की बनारसी साड़ी थी, भदोही की कालीन थी, बगल में मिर्जापुर है, वहाँ पीतल का कारखाना था। इसी तरह सूत की कताई होती थी, गाजीपुर में अफीम की खेती होती थी, पूर्वांचल के अन्य जिलों में गन्ना किसान थे, गन्ने से चीनी पैदा होती थी। ठीक और समान चीजें पैदा आपकी बात आ गई सर। मिश्रा जी, आर एस वर्मा साहब मिलता था। ठीक, और जब तक आ गई बात सर आपकी, जब ये सरकारें आई हैं, उसके बाद चीजें आ रहा हूं मनीष भाई, एक बार जरा दूसरे मेहमानों की बात भी सुन लूं मैं। आर एस वर्मा साहब हैं, बिल्कुल ठीक है सर, मिश्रा जी आपकी बात आ गई है। आर एस वर्मा साहब, ऐसे हालात क्यों है सर, इसके तकनीकी पहलू बताएं। देखिए, बिल्कुल बात काफ़ी हद तक सही सभी के द्वारा कही जा रही है। सबसे बड़ी बात जो हमें समझने की है वो ये कि हमारे देश की आबादी विश्व में दूसरे नंबर पर है। हमारे पास सबसे ज़्यादा मैन पावर है चाइना के बाद में, और हम उस मैन पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। उस मैन पावर का इस्तेमाल करके कोई चीज का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। जी। लोगों की मांग नहीं बढ़ा पा रहे हैं और अर्थव्यवस्था नहीं सुधार पा रहे हैं। हमारे पास इतने सैनिक हैं, इतने हाथ हैं, लेकिन फिर भी हम फेल हैं। अब मैं मनरेगा पर आता हूं। इस पृष्ठभूमि में मनरेगा में एक अनस्किल्ड लोगों के लिए विशेष रूप से ये शुरू किया गया था, जो गाँव में रहते हैं उनके लिए शुरू किया गया था। और इसमें लेबर कंपोनेंट 3/4 होना था और मटेरियल कंपोनेंट 1/4 होना था। इसके अंतर्गत तालाब है, वृक्षारोपण के लिए ढूही बनाना, गड्ढे बनाना, भूमि विकास करना, भूमि सुधार करना और बाढ़ के लिए मेड़ बनाना वगैरह वगैरह कार्य किए जाते हैं। इसमें 202 रुपया, मेरे ख्याल से 1 अप्रैल से 202 रुपया हो गया है। एक दिन की मजदूरी मिलती है और 120 दिन का कार्य मिलता है। 120 दिन की काम की गारंटी मिलती है। तो अब उसको इस तरीके से देखा जाए तो साल भर में 2240 रुपया मात्र मनरेगा में मिलता है। एक तो यही बहुत कम है, यही बहुत कम है। मेरे ख्याल से तो गरीबी रेखा के भी नीचे ही जाएगा, बहुत नीचे। ठीक बात। फिर दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना प्रारंभ की। ये योजना बहुत अच्छी है, नाम से भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसमें कोई ठोस प्रयास
नहीं किया जा रहा है। और होना ये चाहिए कि प्राइवेट लोगों को ला के और हमारे जो विभागीय विशेषज्ञ आपने समराइज कर दिया सर, समय साथ बैठा चूंकि सीमित है। वर्मा साहब आपने समराइज कर दिया, उदाहरण देके तमाम जगह लगाने चाहिए। बिल्कुल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला उदाहरण देखिए, आपने इसको समराइज कर दिया। मनीष शुक्ला जी, सेमी स्किल्ड लोग अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो सकते हैं। मनीष शुक्ला जी, उनकी आय भी 10-15 हजार रुपया हो सकती है सर, बढ़ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, व्यावहारिक रूप से आपकी बात सही है, ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक 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 मनीष भाई, ये बहुत व्यवहारिक बात कही है। बड़ी आवश्यकता है, और ये कोई राजनीतिक आक्षेप नहीं है जी। ये वर्मा साहब, इसके बाद सर तीसरा लेवल भी आता है। सर मैं एक बार इसी 2 लेवल पर तो पहले उत्तर ले लिया जाए मनीष भाई से। मनीष भाई, ये बहुत व्यवहारिक परामर्श है ये, और ऐसा क्यों हो रहा है कि बातें ही रह जा रही हैं? देखिए राजेश जी, मैंने चर्चा के शुरू में वन डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट की भी बात की, सेक्टर की बात की। हमने तीन पेज में बात की कि सरकारी नौकरियों में हमने कितने लोगों को नौकरी दे दिया, वो मैंने आंकड़े से बताया। देखिए अभी समाजवादी पार्टी के साथी बहुत चिल्ला रहे थे कि हमारी मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। एक काम किया, 5 आयोग थे उत्तर प्रदेश में, 5 आयोग के चेयरमैन बर्खास्त कर दिए गए माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भ्रष्टाचार में। उनको अखिलेश यादव वो मैंने ऑब्जेक्ट किया था मनीष भाई, वो मैंने ऑब्जेक्ट किया था। हमारे दर्शकों को अश्योर करिए कि ये तस्वीर बदलेगी कि नहीं बदलेगी। देखिए मैंने जो समस्या थी उससे सरकार वाकिफ है, उस पर सरकार लगातार पहले से काम कर रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हम पहले लेकर आए थे। डिफेंस कॉरिडोर इन्वेस्टर समिट का आयोजन सरकार कर चुकी है, इसीलिए कि सरकार को पता है कि उत्तर प्रदेश में जितनी मेधा है सबको सरकारी नौकरियों से नौकरी नहीं मिल सकती, प्राइवेट सेक्टर्स में नौकरियों का सृजन करना होगा। इसके लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस पे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे, डिफेंस कॉरिडोर, इस तरह की योजनाएं हम लेकर आए हैं। लेकिन ये कोरोना काल में टेम्परेरी फेज में अगर कहीं कोई फावड़ा उठा रहा है तो कम से कम देश नहीं बेच रहा है, और उनके जो चेहरे थे वो कहीं लज्जित नहीं नजर आ रहे थे। और हाँ, अखिलेश जी की सरकार होती तो 2-4 जिलों के एक जात विशेष के लोगों को कुछ मिल जाता, लेकिन समग्र उत्तर प्रदेश का विकास न होता। इसी आरोप प्रत्यारोप में तो मुझे लगता है शायद समस्या का हल नहीं हो रहा है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी महानुभावों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। उम्मीद तो यह है कि इस चर्चा का असर होगा और कुछ व्यवहारिक हल निकलेगा, ताकि ये जो प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स हैं जिन पर खर्च हुआ है, उनको प्रोफेशनल डिग्री देने के लिए, उनको स्किल्ड बनाने के लिए उसका भी उपयोग हो, इनकी मेधा का भी उपयोग हो, इनको भी आत्मसम्मान महसूस हो, और समाज भी एक व्यवस्था के तहत आगे बढ़ सके। और इसके लिए व्यवस्था को सोचना ही होगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद, आप सभी दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, इससे जुड़ने के लिए। नमस्कार।